हाँ, मिल जाएगा, दस हो नींद जाएगा। आती है ना, वो कम तगड़ा आती है। फिर दूसरा नींद उससे भी तगड़ा आएगी। 2-3 बार रोक दोगे फिर नींद टूट जाएगी, फिर आप रात भर जगोगे। चलिए जी, बातें करते बंद, अभी शांत हो जाओ। 8:30 के बाद बातें करना, जो भी करना रहेगा। सर एक तो लेक्चर का हाफ टाइम के बाद, एक तो लेक्चर भी हाफ टाइम के बाद होता है। स्कूल में चलो ठीक है ठीक है ठीक है, जो हो रहा है हम लोग आते हैं बेटा यहाँ पे। तो डिटरमिनेंट का थर्ड लेक्चर में स्वागत है आप सभी का, है ना। हाँ सर, स्वागत ही हो रहा है आज तक जिंदगी में। थैंक यू सर। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है बेटा लोग? टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। लेकिन क्या सर ये तो हमने पढ़ के रखा है? हाँ जी, मानता हूं बेटा, पढ़ के रखा है आपने प्रॉपर्टीज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए इसको प्रोसीड करने से पहले याद रखना, अभी आप सभी को माइक ऑन करना है। सभी को नहीं, एक साथ माइक ऑन नहीं करना, इको हो जाएगा। अभी चैट बंद करो, चैट बंद करो, होने दो, अभी पढ़ाई करते हैं। सर कर लिया। और सोचिए कि आपके स्कूल में डिटरमिनेंट्स हो गए हैं, वो भी क्या रहेगा, आसान है। आप सभी लोग प्रॉपर्टीज याद करने की कोशिश कीजिए कि डिटरमिनेंट्स में कौन कौन से प्रॉपर्टीज आपको याद है। अगर सब बच्चा एक एक प्रॉपर्टी नहीं बता रहे तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सारा कवर कर देंगे हम लोग। उससे जो एक्स्ट्रा होगा मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन फिर भी ट्राई करो कि आप लोग कितना सोच पाते हो। चलिए बोलिए, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं आप लोग, बोलिए। 6-7 प्रॉपर्टीज सीखा है ना आप लोगों ने? माइक बंद, मैंने बोला बंद करके सीखा है यार। हाँ जी, याद करो, थोड़ा टाइम लो, सोचो और याद करो। हमारे दोनों बैच में, B2 बैच में और B3 बैच में, सारा प्रॉपर्टीज बच्चों लोग ने धीरे 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 बता दिया। तो उम्मीद आपसे भी हो रहा है कि आप भी बताओगे, बोलिए। सर। ऑपरेशन लगाएंगे डिटरमिनेंट में, तो ये कॉलम में लगाएंगे, एक में, ये रो में, एक बारी में। तो आपका बोलने का मतलब ये है कि सर अगर हम किसी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो या तो किसी रो में करेंगे या तो किसी कॉलम में करेंगे। चलिए एक सर हम रो या कॉलम को ही ऑपरेट कर सकते हैं सिर्फ एक बारी में। परफेक्ट, चलिए वेरी गुड। और सोचिए, हाँ बोलो बेटा, माइक ऑन करके बोलो, हैंड रेस नहीं करना है, सीधा बोलते जाओ, धड़ल्ले से बोलते जाओ एकदम। अगर सर रो और मतलब कॉलम मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल हो, मतलब सेम हो ना, तो उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है। हाँ, या तो कोई दो रोज हो जाए या तो कोई दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो जाए तो उनका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताया बेटा आपने, थैंक यू। और सोचिए, सोचिए, बाकी लोगों को याद नहीं है कि सो गए सर? सर अगर मतलब 2 रोज और कॉलम है ना, इंटरचेंज करते हैं तो साइन डिटरमिनेंट चेंज हो जाता है, मतलब साइन। क्या बात है कि अगर सर दो रोज और दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज हो जाता है। डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 2 आ रहा था पहले, तब वो -2 हो जाएगा। 2 आएगा। वेरी गुड, क्या बात है। और सोचिए, 3 प्रॉपर्टीज बता दिया आप लोगों ने, और सोचिए, सोचो। सर अगर रो और कॉलम को ना इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ना वो मतलब अनचेंज होती है। अनचेंज होता है, क्या बात है, वेरी गुड। कि आप सारे रो को कॉलम बना दीजिए, सारे कॉलम को रोज बना दीजिए सर, डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं क्या बात है। पड़ेगा। और सोचिए, सर और सर अगर मतलब कोई रो या कोई कॉलम का एलिमेंट जीरो, हाँ सर हाँ अगर बोलो एक बोलो। कॉलम या एक पूरी रो 0 हो जाए ना, हाँ, तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाता है। वेरी गुड। तो आप लोग ये बोल रहे हो कि सर या तो पूरा रो 0 हो जाए, कोई एक रो 0 हो जाए, या हाँ तो जी, कोई या पूरा फिर एक कॉलम रो 0 या हो फिर जाए, एक कॉलम। डिटरमिनेंट का यस वैल्यू 0 होता है। वेरी गुड। यस। और बोलिए आगे। सारा प्रॉपर्टीज तो बता ही दिया आप लोगों ने, 2-3 प्रॉपर्टीज बचा है जो आप लोगों ने सुना नहीं, उसको मैं बताऊंगा। और बोलिए। डायगोनल्स मल्टीपल। डायगोनल्स, सर अपर ट्रायंगल और मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है बेटा, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी नहीं है, वो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। सर अगर कॉलम और रो आइडेंटिकल हो तो भी उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। हाँ जी बिल्कुल, दो रोज और दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होता है। एक हिंट और दे रहा हूँ, एक प्रॉपर्टीज आप लोग छोड़ रहे हो, आप लोगों ने सारा कवर ही कर लिया, एक प्रॉपर्टी छोड़ रहे हो कि हम एक डिटरमिनेंट होता है उसको दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। यस सर, याद आ गया। याद आ गया? क्या है प्रॉपर्टीज, वो क्या है कि सर अगर मतलब कोई रो में कॉलम में डिटरमिनेंट के फॉर्म में रख सकते हैं, कीपिंग अदर रो और कीपिंग अदर कॉलम कांस्टेंट, है ना। तो आप प्रॉपर्टी बेटा कवर कर लिया है। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, कई बच्चों ने बताया कई बच्चों ने नहीं बताया।
हर प्रॉपर्टी को अब आपको नाम के साथ याद रखना है, जैसे कि आप लोग के टेक्स्ट बुक में लिखा होता है प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, तो ऐसा नहीं याद करना है। अब हर प्रॉपर्टी के आगे का नाम जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी बेटा आ रहा है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर हम लोग रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। किसको रिफ्लेक्ट कराएंगे? तो सर जो डिटरमिनेंट्स में होते हैं, और डिटरमिनेंट्स में क्या होते हैं बेटा? रोज होंगे एंड कॉलम्स होंगे। तो वही जो आप लोगों ने बताया कि सर इफ वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज और अनअल्टर्ड। एग्जांपल के लिए आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं 3/3 का कोई डिटरमिनेंट ले लेता हूं, लेट्स से कि डिटरमिनेंट है बेटा आप लोगों का 1 2 4 3 6 5 2 7 8। अब इसको मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं बेटा लोग? ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखा जाता है? याद इस रखना, रो की कॉलम और कॉलम आप लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैटर ये करता है कि आप कितना कम टाइम में कर रहे हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली टाइम बचाना है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जब भी डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करें, मैट्रिक्स को सॉल्व करें, या कोई भी चैप्टर को सॉल्व करें, आपको बकायदा पूरा लिखना होता है कि आपने क्या किया है। हर स्टेप के पहले वो मेंशन करो कि आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में। तो अगर मैं बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन होता तो मैं सॉल्व करने से पहले ये लिखता इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, या मैं ऐसा लिख सकता था अप्लाई R1 इंटरचेंज विथ RC। दैट मींस रो को मैंने क्या बना दिया? कॉलम। बाकी जेई में आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो तो रफ वर्क में ही जा रहे हैं ना, जेई में तो ऑप्शन देना होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई बच्चा बोर्ड में ये सब छोड़ के आ रहा है, आपने पूरा सवाल सॉल्व कर दिया, 50 मार्क्स का पेपर है और आपको मिला 48, आप बोल रहे हो कि सर सारा तो सही करके आए थे, 2 मार्क्स किधर कट गया? 2 मार्क्स यही सब कट जाते हैं बेटा लोग, हाफ मार्क्स कहीं से काट देंगे, आपने कोई स्टेटमेंट छोड़ दिया रहेगा तो। बोर्ड वाले ये सब पे बहुत ध्यान देते हैं। तो अगर मैं इंटरचेंज करूं इसको तो क्या फोटो क्या बनेगा बेटा लोग? जल्दी बताइए। 1 2 4 1 कॉलम में 1 2 4 कॉलम वाइज 3 और इन दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा क्योंकि ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है। अब देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आप लोग गलती करोगे। देखो मैथ्स जो होता है बेटा अपने नोटेशन और अपने लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब आप बोल सकते हैं केयरफुल होता है। आप कभी भी कोई लैंग्वेज और नोटेशन यूज नहीं कर सकते हो। इक्वल का साइन डाल रहे हो उसके पीछे का लॉजिक है। डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट एक वैल्यू है। डिटरमिनेंट क्या देता है? सर एक वैल्यू देता है। वैल्यू क्या होता है सर? कोई नंबर होगा, वो नंबर या तो रियल हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट एवरी डिटरमिनेंट हैज देयर ओन वैल्यू। अब इसी चीज को मैं आगे चल के एक प्रॉपर्टी में यूज करूंगा जो जेई को सबसे ज्यादा पसंद है वो प्रॉपर्टी। ये सब तो एनसीईआरटी वाले हैं, बाकी जेई कुछ अलग प्रॉपर्टी पे गेम करेगा। ऐसा नहीं है कि बेटा ये सब नहीं आता है, काम तो ये भी आएगा, लेकिन क्योंकि कंपटीशन ज्यादा टफ हो गया तो सवाल का लेवल भी टफ हो जाता है। अब यहां पे मैं सिंबल यूज कर रहा हूं इक्वल का। बहुत मतलब है इसका कि सर आपने ये डिटरमिनेंट को और ये डिटरमिनेंट को इक्वल किया है। क्यों इक्वल किया है? क्योंकि बेटा दोनों का वैल्यू सेम है। तो दो नंबर्स अगर बराबर हो तो दोनों के बीच में इक्वल का साइन होता है। जैसे हमारे पास मैथ्स के 3 मेजर ब्रांच, एक अलजेब्रा हो गया जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू से डील करता है, एक ज्योमेट्री हो गया जो शेप्स से डील करता है, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों का मिक्स करके डील करता है। तीनों में इक्वल का साइन अलग अलग है। ये अलजेब्रिक इक्वल का साइन है, ज्योमेट्री इसी इक्वल के साइन को ऐसा करता है, ऐसा लिखता है। दुनिया वाले इसको कॉन्ग्रुएंट का नाम से जानते हैं, लेकिन है क्या? ये ज्योमेट्री में इक्वल का साइन दिखा रहा है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा इसका कैसा है? जो दुनिया में बोलते हैं कोऑर्डिनेट का साइन है, भैया कोऑर्डिनेट का साइन नहीं है, वो इक्वल का साइन है। तो मैथ के तीनों ब्रांच के पास अपना अपना अलग नोटेशन है इक्वल का साइन लिखने के लिए। अब यहां पे मैंने कौन सा साइन यूज किया बेटा? इक्वल का साइन यूज किया है। इक्वल का साइन यूज करने क्यों किया? क्योंकि बेटा ये और ये एक वैल्यू देंगे। वैल्यू क्या हो सकता है? नंबर हो सकता है। सर आप ये समझा क्यों रहे हो? समझा इसलिए रहा हूं कि कई बच्चे ना ये साइन को समझ नहीं पाते और इक्वल का साइन लिख रहे, मतलब ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं बचपन से। देखो कई आप लोग भी यही करते हो। कोई बच्चा या तो इक्वल का साइन देता है, नहीं तो ये साइन देने लग जाता है। उसको मतलब नहीं है कि मैं इक्वल का साइन दूं कि इसको दूं।
उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सर मेरे को ये वाला साइन देना है कि ये वाला साइन देना है। कोई देयरफॉर लिखने चला जाता है, कोई एक एरो लेके चला जाता है। भैया सबका मीनिंग अलग अलग है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अच्छा प्रोफेसर रहेगा काट देगा मार्क्स आपका, और बड़े लेवल पे तो काट ही देते हैं सब, क्योंकि अपनी मीनिंग ही चेंज कर दिया है। अब ये इक्वल का साइन लिखते लिखते बच्चों को आदत हो जाती है, ये मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, लिखते लिखते आदत हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये मैट्रिक्स था, मैंने ये अप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स बन गया, तो सर दोनों मैट्रिक्स तो सेम ही है ना? नहीं, अब वो गलत हो गया। मैट्रिक्स इक्वल तब होता है जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। 1 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो बेटा यहाँ पे 2 ही होना चाहिए। तो ये इक्वल का साइन नहीं है, वहां पे हम लोग ये वाला साइन देते हैं। याद आ रहा है? वाला साइन दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है। आप किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी के से हटा सकते हैं। मैं डेल्टा को के लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, और वैल्यू क्या हो सकता है सर? नंबर हो सकता है, नंबर कैन बी एनीथिंग। तो मैं इसको के लिख सकता हूँ। आने वाले टाइम में के लिखकर दिखाऊंगा आपको। ठीक है सर, ये समझ गए? प्रॉपर्टी तो याद हो गया सर। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है कि रो कॉलम को आप इंटरचेंज करें तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। कमिंग टू द सेकंड प्रॉपर्टी, नाम है ऑल जीरो प्रॉपर्टी। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि सर एक या तो रो या कॉलम, डिटरमिनेंट का कोई प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि जो स्पेशली रो के लिए बना हो या कॉलम के लिए बना हो। सारे प्रॉपर्टी रो कॉलम के साथ दोनों के लिए अप्लीकेबल होते हैं। तो अगर कहीं पे रो लिखा है और कॉलम छूट जाए तो आप समझ लेना कि सर हम कॉलम में भी वो काम कर सकते हैं। वो मर्जी है कि आप रो में कर रहे हो कि कॉलम में कर रहे हो। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है बेटा, मान लो एक डिटरमिनेंट में दे रहा हूं, डेल्टा इज इक्वल टू 2 0 3 0। इसका वैल्यू क्या होगा सर? इसका वैल्यू डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। रीजन इज सिंस ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम कॉलम आर 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आने वाला है। तो 2/2 में तो बच्चा समझ भी जाता है सर, 2 into 0 0, 0 into 3 0, 0 minus 0 0। लेकिन मामला 3/3 में फंस जाता है। सॉल्व थोड़ी करना होता है। मैं मान लो लिख दिया 1 2 3 0 0 0 2 4 6, आंख बंद करके लिखो सर, इसका आंसर 0 है। प्रॉपर्टी नंबर 2, ऑल जीरो प्रॉपर्टी। कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम, कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम, ये सारे एलिमेंट्स, याद रखें बेटा यहां पे वर्ड यूज किया गया है इफ ऑल द एलिमेंट्स। मैं बोल रहा हूं ना कि मैथ्स अपने लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर 0 और कॉलम आर 0 देन द डिटरमिनेंट 0। ठीक है सर, भी समझ गए? सर अगर रो और कॉलम में 0 0 नहीं है, मतलब ऐसे दिए हो तो फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। अब आपको अगर ऐसा दे दिया 2 4 6 2 3 9 1 2 4, अगर 0 नहीं दिया तो बेटा सॉल्व करोगे आप? सॉल्व करने नहीं आता है? सर, 0 दिया है ना, मतलब पर रो और कॉलम में, मतलब ऐसे नहीं दिया है कि कंटिन्यू एक रो में 0 0 ही है। नहीं, आप बोलना क्या चाहते हो? आप डिटरमिनेंट बताओ ना, डिटरमिनेंट बताओ, कैसा डिटरमिनेंट बनाना है आपको, बोलो। सर एक मिनट, सर इनका मतलब स्पेसिफाई करो, क्या बोलना चाहते हैं आप? को लगता है कि बोल रही है ना कि जैसे इधर आपने पूरी एक रो में 0 किए हुए हैं ना, तो वहां पे 0 होगा, बट पूरी एक रो में या पूरी एक कॉलम में 0 नहीं होगा। पूरा एक रो में 0 हो जाए या पूरा कॉलम में 0 हो जाए तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। जब नहीं होगा तब बोल रहे हैं। तो नहीं होगा तो बेटा ये है ना, ये सॉल्व करना पड़ेगा। 0 होगा, क्या ऐसा बोल रहे हो आप? ऐसा बोल रहे हो 1 0 0 2 3 4? सर यस ऐसे बोल रही हूँ। ऐसा बोल रहे हो आप? यस सर। यस सर, बेटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करोगे? सर एक्सपेंड इसको करना पकड़ के पड़ेगा। मल्टीप्लाई, इनको टेंशन ही नहीं लेना है क्योंकि सब बन जाएंगे अल्टीमेटली। ये आपको पहले लेक्चर में भी सिखाया गया था ना कि जिस रो और कॉलम के पास ज्यादा 0 हो आप उसी के अलॉन्ग ओपन करेंगे। कमिंग टू द थर्ड वन, प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी। ये आप लोग नहीं जानते थे, लेकिन आपको मालूम है एक बच्ची ने बोला था कि सर हम किसी भी डिटरमिनेंट में जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर का, तो वो पर्टिकुलरली या तो रो में मल्टीप्लाई होगा या तो कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। उसी का एक
जनरलाइज केस है। आप ऐसा बोल सकते हो कि अनुभव के साथ बनाया गया एक प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन वाला सिखाऊंगा, फिर मैं इस पे आऊंगा, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। फर्स्ट लेक्चर में बताया था बेटा कि आप लोग थ्रू आउट द मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, एक कंफ्यूजन आपके मन में रहेगा कि सर डिटरमिनेंट में सारे में मल्टीप्लाई होता है कि मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। और मैंने उसको प्रॉपर टाइम लेकर के 1 घंटा यही समझाया था कि डिटरमिनेंट में जब आप किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो किसी रो के साथ मल्टीप्लाई होगा या तो किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। यस सर। ठीक है, हाँ जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल वापस से करके दिखा दे रहा हूँ बेटा। मान लीजिए आपके पास एक डिटरमिनेंट है 2/2 का, एंड वो है 2, 3, 4, 6। समझा दिया हूं लेकिन फिर एक बार और समझा देते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा बेटा लोग? इसका वैल्यू हो जाएगा 12 - 12 के तो 0 ही हो गया। तो लेट्स यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूं, तो ये हो गया 14 - 12 और आंसर हो गया बेटा 2। अब कोई आया और बोला कि देखो भैया आप कॉलम 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने कॉलम 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि बेटा डिटरमिनेंट के वैल्यू में भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 4। सर एक बच्चा आया बोल रहा है कि आप कॉलम 2 में मल्टीप्लाई तो किए थे, अब आप कॉलम 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने कॉलम 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब वापस से डिटरमिनेंट के वैल्यू में देखो, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो 2 हो रहा है और दूसरा 3 हो रहा है। तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में 3 भी मल्टीप्लाई होगा, 2 भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 तो उसका वैल्यू ही था। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा लोग? 12 हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ जी सर। अब सिमिलरली यहाँ पे जो मैं लिखा हूं कि ऑब्वियसली दिस प्रॉपर्टी आल्सो टेल्स दैट वी कैन टेक अ नंबर कॉमन फ्रॉम अ रो। हम कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मर्जी तो आप वो ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इसके बेसिस पे एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। बेटा डिटरमिनेंट आपको सामने दिया है, लेट्स से कि ये डिटरमिनेंट है आपका, सीधा सीधा दिख रहा है कि सर अगर कोई बच्चा गलती से हिम्मत कर रहा है ना कि ओपन करें, तो उसको टाइम लग जाएगा। अगर बच्चा बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में फास्ट है तो मे बी वो जल्दी कर लेगा, लेकिन जिनका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कमजोर है ना, वो 15 × 24 करने बैठ जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक एक जीनियस बच्चा प्रॉपर्टी लगा करके आंसर ला देगा। देखते हैं कैसे सर। यहां से ये समझ में आ रहा है कि सर कॉलम 1 से कुछ कॉमन आ रहा है या रो 1 से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा लोग? 5। तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 4 और ये बच गया -3। मुझे रो 2 से भी कुछ कॉलम कॉमन आता दिख रहा है। कॉमन ले लीजिए सर, तो बेटा ये हो गया 1 और यहाँ पे हो गया -1। अब इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, इट विल बी डेल्टा इज इक्वल टू 120 इंटू में -4 + 3। +3 क्यों होगा? क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। परफेक्ट। ये हो गया बेटा 120 इंटू -1, सो आंसर इज -120। प्रॉपर्टी लगाया, उसने आंसर जल्दी लाया। जब तक आप 24 × 15 करते ना, तब तक इसका आंसर आ चुका है। बात समझ में आया? आ गया सर? यस सर। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि सर क्या होगा। चलिए बेटा लोग, आप लोगों को दिख रहा है कि सर यहाँ से ये कॉमन लीजिए, वहां से वो कॉमन लीजिए, तो बताइए सबसे पहले क्या कॉमन लिया जाएगा? एक से कॉलम मतलब एलिमेंट। सबसे पहले क्या कॉमन लिया जाए? सर कहां से कॉमन लेंगे? ए को आप फर्स्ट कॉलम से, रो से, आपकी मर्जी है। आ रहा है दोनों से तो दोनों से ले लीजिए, तो फर्स्ट कॉलम से लेते हैं। कॉलम से लीजिए। चलिए रो से लिखता हूं मैं। तो टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम R1, याद रखें कि जब आप बोर्ड एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा लिखेंगे प्रॉपरली कि टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम R1, टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम R1। अगर आप ये चीज नहीं लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि बेटा मार्क्स कट जाए, चांसेस है मार्क्स कटने के। तो यहाँ पे हो गया A, देन B, और यहाँ पे हो गया बेटा लोग C। एक और कॉमन आता दिख रहा है, R2 से भी कुछ सेकंड रो से कॉमन आ रहा है, तो बेटा B कॉमन ले लिया मैं। यहाँ पे बच जाएगा A, B और C। अगर आप जेई के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। अगर आप जेई को पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो बेटा ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली यहाँ से 0 दिख रहा है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन अगर ये क्वेश्चन बोर्ड का है तो बेटा एक स्टेप आप और आगे जा सकते हैं कि मेरे को सी भी कॉमन दिख रहा है, सी कॉमन दिख रहा है सारे बच्चों को। Perfect. तो बेटा ये हो गया ए ए बी सी एंड फाइनल आंसर क्या हो गया, ए बी सी इंटू 0। तो फाइनल 0 ये आपने लिख दिया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है। ये 0 कैसे लिखा आपने, लिखेंगे ब्रैकेट में सिंस R1 R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। तो लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपके कॉपी को चेक करता है। ये नहीं कि आप जब कॉपी चेक हो रहा है तो आप खड़ा होकर समझा रहे हो, देखो सर ऐसा किया था ऐसा किया था और मार्क्स दिए जा रहा है। तो जो आप लिखे रहोगे वही समझेगा वो। अब आते हैं बेटा ऊपर वाले प्रॉपर्टी में जो मैं छोड़ दिया था, प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी। ये बोलता है कि अगर आपके पास ऐसा डिटरमिनेंट है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए। एक डिटरमिनेंट मैंने ले लिया 2 4 और यहां पे ले लिया 6 एंड 12। आप इसका वैल्यू 0 लिख सकते हैं डायरेक्टली। कैसे लिख सकते हैं सर, क्योंकि R1 और R2 को डिवाइड करके देखिए। किसको डिवाइड करेंगे बेटा, क्या आंसर आएगा 1/3 1/3। वेरी गुड। एंड इसका आंसर कितना आएगा बेटा लोग 1/3 क्योंकि R1 और R2 को मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा आंसर एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो वी कैन से कि R1 इज प्रोपोर्शनल टू R2, सो आंसर विल बी 0। एंड ये कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है जो अलग से आपको दिमाग लगाना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो प्रॉपर्टी हम लोग सॉल्व करके आ रहे हैं कि कॉमन लेना होता है, आप कॉमन लेकर के देख लीजिए। इसी को लेकर देख रहे सर बेटा लोग 2 4 और R2 से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। ये भी हो जाएगा 2 4। तो ये आंसर क्या होगा बेटा लोग 0। 3 × 0 0। तो आपने जो ये वाला देखा था प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी, उसका ही एक केस है। बात समझ में आया? यस सर। 2/2 में तो दिख जाता है, 2/2 में तो दिख जाता है, लेकिन जब मामला 3/3 का आता है ना तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा काम आ जाता है। कैसे काम आएगा सर, एग्जाम्पल से समझिए। मान लो बेटा डिटरमिनेंट है यहां पे x y z और यहां पे मैंने ले लिया a b और c। समझिएगा ध्यान से। एंड एक डिटरमिनेंट मैं बना रहा हूं x², फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं xy एंड फिर यहां पे लिख रहा हूं xz। इसका वैल्यू क्या आ गया बच्चा लोग 0। दो तरीका है, आप देख सकते हैं सर R3 से x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, xyz और xyz। दूसरा तरीका क्या है सोचने का बेटा कि R1 और R3 में प्रोपोर्शनल है सर, R1 और R3 प्रोपोर्शनल है, दोनों का डिवाइड कीजिए 1/x। इसको डिवाइड करके देखेंगे y कैंसिल 1/x और इसको डिवाइड करके देखेंगे 1/x। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा लोग 0। तो ऐसे ऐसे डिटरमिनेंट में काम कर जाता है, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। अगर ये प्रॉपर्टी भूल भी गए तो स्केलर मल्टीपल वाला प्रॉपर्टी आपकी जान बचा देगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू द स्विचिंग प्रॉपर्टी, स्विचिंग प्रॉपर्टी आप लोगों ने बताया था कि इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स देन द डिटरमिनेंट चेंजेस बाय इट्स साइन ओनली। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है देवा, समझो। मान लो बेटा ये है A B C, मैंने यहां पे लिखा P Q R और ये लिख दिया X Y Z। मैंने बोला कि इसको प्रूफ कीजिए, इसको प्रूफ कीजिए आप। प्रूफ दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, या ये चीज इसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू X Y Z A B C और P Q R इसके इक्वल है। बात समझ में आ गया? हाँ जी सर आ गया। सीधा सीधा दिख रहा है कि सर ये इंटरचेंज करने की कोशिश किया है, तो चलिए इंटरचेंज करते हैं। सबसे पहला क्या अप्लाई करेंगे बेटा लोग, अप्लाई, जगह होगी सो गए, हाँ जगह रहना, सोना जरूरी नहीं है। अप्लाई R1
चेंजेस टू R2, R3 कर दें, R3 कर देते हैं, क्योंकि R1 और कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बेटा लोग आपका, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, और आप खुशी खुशी इसको लिखकर आ जाएंगे और सामने वाला मार्क्स काट देगा। मैंने क्या गलती किया है, माइनस साइन तो आएगा भी, माइनस का साइन छोड़ दिया है। स्विचिंग प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर कोई दो रोज को आपने इंटरचेंज किया है या दो कॉलम्स को आपने इंटरचेंज किया है तो डिटरमिनेंट का साइन माइनस हो जाता है। वापस से मैं अप्लाई करूंगा, क्या अप्लाई करूंगा, अब अप्लाई करूंगा कि R2 और R3 को चेंज कर दीजिए सर, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा एक्स वाई जेड तो बेचारा ऐसे ही रहा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी एंड यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर। माइनस माइनस 2 बार आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस 2 बार आकर के क्या बन जाएंगे, एक बार माइनस था दोबारा माइनस आकर के बन जाएगा प्लस। इट इज प्रूव्ड नाउ। बात समझ में आया? हाँ जी सर। अच्छा, आगे चल के कुछ और कंफ्यूजन आने वाले हैं, याद रखना, बेसिक लेक्चर है लेकिन आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा। आगे चलते बेटा सम प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं सर। सम प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है, याद रखें कि सम प्रॉपर्टी जब लगता है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनने की चांसेस होते हैं। और ये डिफिकल्ट क्यों बनता है, क्योंकि बच्चा इसको इस फॉर्म में याद करता है, बच्चा इसको ऐसा याद करता है, सवाल उल्टा अप्लाई कराता है। तो याद रखें यहां से ऐसा जाना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज को उल्टा समझें, ऐसा समझें कि सर मेरे को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सोचना आना चाहिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ गई बेटा लोग? हाँ जी सर। सर ये सवाल कैसा इसको अप्लाई कराएगा, मुझे ये बताओ। बता रहा हूं आपको सवाल कैसा अप्लाई कराता है, फिलहाल जो बोल रहे हैं वो समझिए। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है और कैच यही होता है कि सर कौन सा रो ऐड हो रहा है, कौन सा कॉलम ऐड हो रहा है, मुझे ये बताओ। तो जो रो या जो कॉलम्स सेम सेम चल रहे हैं उन पे आपको हाथ नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे यहां से यहां आना होता तो मैं क्या सोचता, मैं देखता कि सर C1 C2 C3 C1 C2 C3, तो गारंटी है कि सर मैं इसको लिखते टाइम C1 C2 C3 को सेम सेम लिखूंगा, क्योंकि ये दोनों में ही सेम है, तो मेरा फाइनल डिटरमिनेंट में भी अकेला आने वाले। फिर मैंने ध्यान दिया कि सर D1 D2 D3 एंड D1 D2 D3 भी तो सेम है, तो लिख दीजिए D1 D2 D3। अब आगे सोचते हैं, हमने सर R1 पे दिमाग लगा, C1 पे दिमाग लगाया, तो बेटा यहाँ पे A1 A2 A3 बीच में प्लस और B1 B2 B3, तो ये कैच है कि सर ये दोनों सेम सेम थे तो मैंने दोनों को सेम सेम लिख दिया, और जो अलग अलग हो रहे हैं उनको आप ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा सर तो माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 एंड A3 प्लस B3। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो आप यहाँ पे माइनस लिखते, यहाँ पे माइनस लिखते और यहाँ पे माइनस लिखते। बात समझ में आ गई? आ गई। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं कि सर क्या होने वाला। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बेटा ये बताओ, क्या इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं आप लोग? यस सर। कैसे करोगे बताओ? डिटरमिनेंट क्या होगा? पहला डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ए बी सी और एक्स वाई जेड तो दोनों भी सेम रहेंगे। ये चीज तो सेम रहने वाला है सर। हाँ जी बिल्कुल, ए बी सी एक्स वाई जेड, एंड बस R2 को ऐड कर रहे हैं, R2 को स्प्लिट कर दीजिए आप। यहाँ पे ए बी सी, पहला डिटरमिनेंट में 2x 2y 2z, ये हो जाएगा ए बी सी 2x 2y 2z, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 प्लस 2 इंटू 0, फाइनल आंसर इज 0। क्या सारे बच्चे समझ में 0 क्यों बन रहा है? अगेन आइडेंटिकल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग सर। अगर ये भाई साहब ये भाई साहब ये भाई साहब आइडेंटिकल 0, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग तो XYZ बच जाएगा 0,
फाइनल आंसर इज 0। तो हमने प्रूफ कर दिया बिना एक्सपांड किए कि सर वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब समझिए कि इसका एक केस है जो देखने में बहुत डरावना लगता है। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा कि ये सवाल आपसे क्या कह रहा है। सोच लीजिए पहले। अच्छा, 2-3 बच्चे भाग गए क्या? कौन लोग हैं सब जो गायब हो जाते हैं? सर जादू आपका। पर सर अभी तक तो किया नहीं था, अब करने वाले थे, पहले ही भाग गए। तो ठीक है, भाग रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए जी, पढ़ लीजिए आप लोग। हाँ सर, पढ़ लिए क्या? अब इस पे क्वेश्चंस कहाँ पे बनेंगे सर? बड़ा क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें दिखने में तो पहले डरावना लगेगा, एक बात ध्यान देना, जब सॉल्व करोगे तो चिंदी क्वेश्चन बनेंगे सर। पहले समझते हैं कि सर ये सिखा क्या रहा है अपने को। सिखा ये रहा है बेटा, पहले पढ़ने का तरीका देखें। लिख रहा है डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन ऑफ। मैसेज आया है। क्या बोला बेटा आपने? अवंतिका का मैसेज आया हुआ है ग्रुप में। इसको क्या मैं हो गया अभी? सर बोलती डाटा बूस्टर लगवा रही है, उसका नेट खत्म हो गया है। सर को बोल दो कि डेटा बूस्टर करवा रही, बस बता देना। अच्छा ठीक है ठीक है, आंदो कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम पढ़ते हैं। चलिए जी बेटा लोग समझिए, इस डिटरमिनेंट को कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग कि दिस डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन ऑफ आर। दिस डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन ऑफ आर। सो ये डिटरमिनेंट पूरा का पूरा आर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि यू आर द फंक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड हो। कल के दिन आपने बोला कि मम्मी मेरे को बाहर जाना है, पापा मेरे को बाहर जाना है, उन्होंने बोल दिया नहीं जाना है और आप गए, तो दूसरे दिन आपका पॉकेट मनी तो गायब, तो नहीं देंगे, बोलेंगे तूने मेरा बात माना था। वही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का केस हम मैथ्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर इस डिटरमिनेंट आर पे डिपेंड करता है तो आप आर में जो चेंज करोगे अल्टीमेटली पूरे डिटरमिनेंट में चेंज आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब सर फिर से समझाओ। मान लो बेटा आपसे कोई पूछा कि मुझे D3 बताओ, तो आपने देखा सर आपने तो आर को 3 बना दिया है। इसका मतलब कि सर डिटरमिनेंट में आर क्या बन गया है? 3 बन गया है। So now the whole determinant will be in the form of f of 3, g of 3 और h of 3। बाकी के लोग सर, बाकी के लोग को क्या मतलब है? आर को चेंज किया है ना आपने, तो बाकी के लोग को क्या मतलब है? तो a b c a1 b1 c1 ये कांस्टेंट है। सर आपको कैसे मालूम कांस्टेंट है? बेटा इधर लिखा है ना अंग्रेजी में ए बी सी एंड A1 B1 C1 कांस्टेंट, तो इनको थोड़ी मैं कुछ करूंगा, आर को चेंज किया, ये बेचारे थोड़ी चेंज हो जाएंगे। अब बात तो वही होगी ना कि मार आप खा रहे हो, बगल में आपकी बहन रो रही है कि यार मेरे पे भी तो पड़ेगा कुछ देर बाद। ऐसा होता है कभी कभी ना, घर में 2 बच्चे मार खा रहे हैं, एक बच्चा रो पीट रहा है, दूसरा अपने आप रोने लगता है। इसलिए रोता है कि क्या पता इनको दया आ जाए, छोड़ दे, लेकिन छोड़ते थोड़ी है घर वाले, और तोड़ते हैं। ये हो गया। चलिए जी, अब बेटा देखो यहां पे अगर क्वेश्चन फ्रेम करने को आया तो मैं भी फ्रेम कर सकता हूं। मैंने बोला कि बेटा डीआर पे इंटीग्रेशन लगाओ, डीआर पे इंटीग्रेशन लगाओ, तो आपने देखा सर कि डीआर पे इंटीग्रेशन करे, इसका मतलब कि सर डिटरमिनेंट मेरा आर का फंक्शन था, आपने उस फंक्शन के ऊपर डिटरमिनेंट इंटीग्रेशन लगाया है, तो जहां जहां आर दिखेगा मैं वहां वहां इंटीग्रेट कर दूंगा। बिल्कुल जी, तो कर देते हैं बेटा इंटीग्रेट। कोई बताएगा कि क्या क्या हो जाएगा? एक मैं लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ आर, देन इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ आर, इंटीग्रेशन ऑफ एच ऑफ आर। क्या एबीसी और A1 B1 C1 पे इंटीग्रेशन का साइन जाएगा ना? ये हो जाएगा A B C A1 B1 C1, इन पे कोई हाथ नहीं लगाएगा। बात समझ में आ गई? सर आ अब गई क्या सर, बोल रही, दोबारा एक बार बता दो। दोबारा बता दें? चलिए जी, यस सीख लेते हैं बेटा। तो देखिए कहानी की शुरुआत ये हुई थी, पढ़े थे हम लोग कैसे कि डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन ऑफ आर। तो इसका मतलब ये था कि सर डिटरमिनेंट का वैल्यू हमारे आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
तो आप आर को जो चेंज करोगे डिटर्मिनेंट में, जहां जहां आर दिखेगा वहां वहां आपको रखना पड़ेगा जो चेंज कर रहे हैं वहां। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए कि मैंने 3 लिख दिया आर की जगह पे, तो जहां जहां आर दिखा मैंने वहां वहां 3 लिखा, और जो जो कांस्टेंट थे बेचारे उन लोगों को मैंने एज इट इज रख दिया। सर ये अब फंक्शन कौन से आ गया, f(3) नहीं f(x)? आर की जगह पे आपने 3 अप्लाई किया ना, d3। अगर डी आर ऐसा है तो d3 ऐसा ही बनेगा ना, यस सर बनेगा। नहीं समझे? अगर कल के दिन बोल रहा है कोई मुझे d4 बताओ, तो सामने तो वाला f ऑफ यही बोल रहा है ना, 0 सामने वाला यही बोल रहा है। अच्छा वो आपको बता रहा हूँ ना, एक जगह गया था मैं, तो मैं देख रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो एक गेस्ट आए, तो जिस घर पे गए थे ना वो बोल रहे हैं कि चाय पियेंगे आप, कुछ नहीं बोले, तो अपने बेटे को बोल रहे हैं चाय लाओ चाय लाओ चाय लाओ, 2 इशारा कर रहे हैं कि चाय लाओ और हाथ से बोले मत लाओ। वो मेरे को बहुत मजेदार लगा था उनका एटीट्यूड, कि बोल रहे कि चाय 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 लाओ चाय लाओ चाय लाओ। तो सर ये आप सवाल ऐसा ही है, ये सवाल भी ऐसा ही है कि बस रख करके छोड़ दिया और बोल दिया कि आप लाओ d3 लाओ, तो भैया इसमें आप मना थोड़ी करोगे, आपको तो लाना पड़ेगा ना d3। तो आपने यहाँ पे 3 लिखा 3 लिखा 3 लिखा, जहां जहां आर दिखेगा आपको 3 लिखना पड़ेगा। कल के दिन यहाँ पे कोई 1 रख दिया तो बेटा यहाँ पे f(1), g(1), h(1) लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट आर का फंक्शन है, आर इज ए वेरिएबल, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब कोई बोल रहा है कि सर मुझे dr का इंटीग्रेशन करके दो, सर मतलब जबरदस्ती का आप कहीं पे भी कुछ भी कर दोगे? बेटा नहीं, मैथ्स मैंने थोड़ी बनाया है, मैं बनाया रहता तो शायद मैं इससे ज्यादा आसान बना दिया रहता, या तो और कॉम्प्लिकेट बना दिया रहता, किसी और ने बनाया है। तो अगर dr को आपने इंटीग्रेट किया तो जो जो फंक्शन आर के ऊपर डिपेंड होंगे वो सबका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ जाएगा। तो एफ आर को इंटीग्रेट करोगे, जी आर को इंटीग्रेट करोगे, एच आर को इंटीग्रेट करोगे, और ये बेचारे लोग कांस्टेंट है, शुद्ध अंग्रेजी में लिखा है इधर, तो इनको कुछ मत कीजिए। सेम केस यहां पे दिखा रहा है कि मुझे dr के ऊपर सिग्मा लगा के दिखाओ, मतलब जो जो फंक्शन आर के हैं उन पे आप सिग्मा लगा कर दिखाइए। तो आपने देखा कि सर ये एक आर का फंक्शन था तो इसके ऊपर सिग्मा लगा, ये एक आर का फंक्शन था तो इसका ऊपर सिग्मा लगा। याद रखें कि ऐसा नहीं है कि बेटा यहाँ पे कोई कांस्टेंट है ना, मान लो एक केस बता रहा हूं, मान लो यहाँ पे एच आर नहीं होता और 4 होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिग्मा इसको नहीं दोगे ना, पूरा रो को देना होता है और पूरा कॉलम को देना होता है। अगर आपने पहला रो में सिग्मा भेजा तो सबके पास जाएगा, पहले कॉलम में सिग्मा भेजा तो सबके पास आएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ऐसा मत बोलना सर आपने तो बोला था कि जो फंक्शन आर का फंक्शन होगा उसके ऊपर हमको काम करना है, ये बेचारा तो कांस्टेंट है तो सर इसको नहीं देंगे, देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने पूरा R1 में अप्लाई किया है। हमारे पास डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी या तो रो के लिए होता है या तो कॉलम के लिए होता है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है कि सर मैं बोल दिया कि मेरे पास ए के लिए एक अलग प्रॉपर्टी है, R2 का पहला एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर R2 के लिए प्रॉपर्टी है तो सबके लिए है, R2 के सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी, हाँ जी सर। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा दिमाग की बत्ती खुलेगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूं। वो प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा यहाँ पे है कि 2 ऑफ n प्लस 1 नहीं होगा, ये होगा सिर्फ 2n, 2n होगा। चलिए जी सॉल्व करते हैं। सीधा सीधा पूछ रहा है कि सर फाइंड dr के ऊपर सिग्मा लगाओ, और सिग्मा कहां से कहां तक कि r0 से n जाए। इसको सॉल्व करने से पहले सर फिर से बेइज्जती करोगे क्या? ना, आप लोगों का नॉलेज चेक किया जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं बताओगे, उम्मीद नहीं है, भरोसा है बेटा कि आप लोग नहीं बताओगे। 4 चीज है, इसको याद रखेंगे आप लोग। आज तक जेई का ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें ये इनमें से कोई अप्लाई नहीं हुआ है, आज तक नहीं बना है। तो सर याद तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा जी। पहला चीज सिग्मा 1 कितना होता है बेटा लोग? याद है तो बोल दीजिए, सिग्मा 1 कितना होता है?
सिग्मा आर कितना होता है, सिग्मा आर स्क्वायर कितना होता है, सिग्मा आर क्यूब कितना होता है? बोलिए कितने बच्चों को याद है ये वाला चारों चीज? हम फर्स्ट सर, हम फर्स्ट। तो बताओ कौन फर्स्ट? कोई नहीं सर, हम सारे बैक बेंचर्स थे, और हम वो बैक बेंचर्स थे सर जो पढ़ाई नहीं करते थे। एक बैक बेंचर होते जो तेज होते हैं, एक बैक बेंचर होते सही में बैक बेंचर होते हैं। सर हमारे अंदर इतना टैलेंट है ना कि फर्स्ट बेंच पे बैठकर हम लोग सो लेते हैं। ऐसा है क्या? यस सर। हाँ सर, काफी टैलेंटेड लोग हैं, बस टैलेंट दिखता है। बैठते थे ना तो हमने हमें आगे बिठा दिया। अब यहाँ पे टैलेंट आपका नहीं दिखेगा। सर ये आपने करवाया था पहले, क्या बोला आपने? ये आपने करवाया था पहले। सर मेरा सब लेवल की चीजें हैं, मैं जो कराऊंगा आप यही याद करोगे? ये कोई बात हुई? मैंने आपको कभी सुबह चक्कर के ग्रुप में मैसेज किया बेटा गुड मॉर्निंग, सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, गुड नाइट बेटा करेंगे? करते हो कि नहीं करते हो? सर सिग्मा अभी लगता था कि ये +1 का है। मैं तो 11th में पढ़ा ही नहीं ना आप लोगों को, लेकिन ये जो चीज पूछ रहा हूँ ये जेई का चीज नहीं है, ये आपके बोर्ड का चीज है। हाँ तो बताइए, बताए तो बताओ। सिग्मा आर का होता है r इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। कर दिए ना जादू। मैं मान लेता हूं बेटा आर का वैल्यू 0 से n जा रहा है, अब बताओ। सर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड n बाय इंटू n प्लस 1/2। बिल्कुल जी सही जवाब मिलता है आपको 7 करोड़ सपने में। आगे बताओ। ये तो सब आर 0 से n जा रहा है। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये बच्ची पक्का होशियारी कर रही है कहीं ना कहीं से। नहीं सर हमें याद है। क्या बात, कांग्रेचुलेशन। 11 से चाहिए। और मुझे भी पता है सर कि मतलब प्लस 1 में कौन सी यूनिट का है आ ये। गया, याद आ गया, याद सर। क्या आया था? हाँ याद आ गया। तो चलिए थर्ड वाला बोलिए, आर क्यूब का बताओ। आर क्यूब का एग्जाम में भी आया था, ये किसी एग्जाम में आया था, मल्टीपल चॉइस। होल स्क्वायर। चलिए जी आगे समझते हैं। मान लो बेटू अगर ये सवाल को ऐसा पूछा जाए कि आर का वैल्यू 0 से लेकर के 200 तक जा रहा है, आर का वैल्यू 0 से लेकर के 200 तक जा रहा है, और आर का वैल्यू अगेन 0 से लेकर के 100 तक जा रहा है, बताओ क्या होगा? तो कुछ नहीं सर करना है, n की जगह 200 लिखना। सुन लीजिए पहले कि जो अपर लिमिट होता है बेटा आंसर उसी के फॉर्म में देना होता है। सो हियर अपर लिमिट वाज n, सो हमारा आंसर है n के फॉर्म में। अब की बार हमारा अपर लिमिट है 200, तो इसको आंसर में क्या इंट्रोड्यूस करा देंगे? 200 सर। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा लोग? 200 प्लस 1/2। दूसरा कौन सा हो जाएगा? 200 200 प्लस 1 401 डिवाइड बाई 6। नीचे वाला क्या हो जाएगा? 200। सर 100 आएगा, 100 लिखा है आपने। अच्छा 100 आएगा, बिल्कुल जी। ये हो जाएगा 100 प्लस 101 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अब बात करते हैं पहला वाले में भी सेम चीज। अगर सवाल ये है बेटा कि आर का वैल्यू 0 से लेकर के n तक जा रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आर था ही नहीं। तो बेटा बात वही होती है कि जहां कुछ नहीं होता है वहां कुछ होता है, और वो कुछ को बोलते हैं भगवान होता है। तो यहाँ पे कौन है? 1 है, सबका मालिक 1। तो आंसर आपको कुछ नहीं करना होता है। अपर लिमिट क्या है बेटा? अपर लिमिट n है, तो आप लिखोगे n। अच्छा सर अगर सवाल ऐसा हो गया तो अब की बार सबका मालिक 1 नहीं, अगर सबका मालिक 2 हो गया तो क्या करेंगे? तो बेटा 2 को हटा दो, बोलो बेटा तुम बाहर आओ,
और जैसे ही बाहर लाओगे फिर से अंदर क्या दिख जाएगा कि सबका मालिक एक ही बैठा है सर। तो इसका आंसर क्या था 2, बाहर पहले से था और अपर लिमिट में n है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 2n। चमका कि नहीं चमका? आ जाए सवाल में बात करें, कीजिए सर, मजेदार चीज। तो देखो बेटू, यहां पे dr मतलब जो जो r के फंक्शंस, जिस जिस रो में r का फंक्शन दिख रहा है वहां पे आपको सिग्मा लगाना है। तो फिलहाल मुझे सर सिग्मा लगाना है dr में, एंड अगेन वी नो कि सर r का वैल्यू 0 से लेकर n तक जा रहा है। तो क्या मुझे बताओगे बेटा लोग सिग्मा कहां पे भेज दूं मैं? सिग्मा कहां पे भेजा जाएगा? R1, R2, R3, C1, C2, C3 कहां पर? R1 R1 में सिग्मा भेजेंगे। तो सिग्मा भेजेंगे बेटा इसके पास भी R इक्वल टू 0 से लेकर n R, फिर सिग्मा लिखेंगे R इक्वल टू 0 से लेकर n R क्यूब, फिर इधर भी लिख देंगे सिग्मा R इक्वल टू 0 से लेकर n2। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे R था नहीं तो आपने सिग्मा दिया क्यों? क्योंकि बेटा एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी नहीं होता है, अगर मैंने रो में कुछ काम किया तो हर जगह वो काम करना पड़ जाएगा। और बाकी के लोग, सर बाकी के लोग को कुछ करना है क्या? ना, बाकी के लोग को क्या करोगे? वहां पे R दिख ही नहीं रहा है। गलती से बेटो अगर ये भी R दिख गया रहता ना तो मैं पूरा R2 में अप्लाई करता सिग्मा। एक जगह दिखा तो सारी जगह अप्लाई करो। एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, हमारे पास पूरा रो या पूरा कॉलम के लिए प्रॉपर्टी है। हिंदी में बोल रहा हूं तो याद रखेंगे ये सारी चीज को। हाँ जी सर, अब याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट में कौन बच रहा है बेटा लोग? 2n। जल्दी जल्दी बताओ सॉल्व करके क्या मिल रहा है, बोलो यार। सर n into n plus 1 divided by 2। हाँ जी, मतलब मैंने सब चीज पढ़ा दिया और सर फिर मेरे को पूरे का नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ ये बोला ऊपर वाला था जो समेशन ऑफ r इक्वल टू 0। बोलिए बोलिए बोलिए, R1 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, ये क्या होगा? n into n plus 1 divided by 2। वेरी गुड, n into n plus 1/2। दूसरा वाला बताइए। n into n plus 1 divided by 2 whole square। होल स्क्वायर। एंड ये बताओ 2 into n 2 into into n अपर plus 1 लिमिट, divided ये by 2 कॉमन लोगे तो 1 और 1 2 आंसर क्या है? अपर लिमिट, तो आंसर विल बी 2n। yes बाकी के लोग सर ऐसे ही छाप दो, sir n n क्यूब cube 2n, n into n plus 1/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा बेटा n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ yes पे हो जाएगा सर 2n। अब आंसर बोल दो। sir 0। परफेक्ट। रीजन? क्योंकि r1 और r2 आइडेंटिकल है। ये सवाल कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? हैंड। सर ये 0 वाला बता दो कि ये 0 क्यों आएगा मतलब। हाँ ये टफ है बेटा, बहुत सवाल पूछा। सर टफ नहीं है, मैं बीच में उड़ मैं गई थी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे आने वाले दिनों में भी इतने टफ लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। सर मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मेरा नेट पैक खत्म हो गया था। R1 और R3 आइडेंटिकल है तो 0 नहीं होगा। यस सर। सोचो, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन लगता है इसको सोचने में, 2 दिन सोचने में लगेगा, 2 दिन समझने में लगेगा, टाइम तो लगेगा। अब सीख गए? यस सर। बहुत जल्दी सीख गए आप, बहुत जल्दी सीख गए आप। शुक्र है भगवान का जो आप लोग इतना जल्दी सीख लेते हो। आप लोग जैसा रोते हो ना बेटा लोग कि सर हमारे स्कूल में एक क्वेश्चन कराते हैं, बोलते हैं पूरा एक्सरसाइज करके दो, रोते हो ना आप लोग? सारे करवाते हैं। हम सर खुद करके आते हैं, हमारे को आ जाते हैं। मैं आप लोगों को लिटरली बता रहा हूँ बेटा कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना तो सर को क्वेश्चन जबरदस्ती करने नहीं देते थे, बोले सर रहने दो हम करके आ जाएंगे। तो कई कई बार तो हमने चैप्टर भी उड़ा दिया है, बोला कि सर रहने दो ये चैप्टर आता है अपने को, कर लेंगे। और तुम लोग रोते रहते हो सर एक ही क्वेश्चन कराया और बोल दिया सारे क्वेश्चन घर से करके आओ। और एक हम थे कि हम बोलते थे कि भैया तुम मत करो हम करके आएंगे। कई कई बार सर मेरे को और मेरे भाई को क्लास से बाहर निकाला है, कई कई बार। किस लिए? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे। हम लोग बोलते थे कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, बाहर निकाल, तुम लोग जाओ क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये पनिशमेंट था कि हम आंसर दे रहे हैं। हाँ
अब ये वाला प्रॉपर्टी जो सच बताऊं आता सबको है, लेकिन पता नहीं एग्जाम में सब लोग रोते क्यों इस प्रॉपर्टी को देख के। भरोसा नहीं हो रहा है तो एग्जाम में देखना आपको कंफ्यूज करोगे ये प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस, इसमें क्या लर्निंग छुपा है वो समझने वाली बात है, समझिएगा बेटा। मान लो इस पूरे फोटो को भूल जाओ, जो मैं सिखा रहा हूं बस उस पर ध्यान देना, और जो मैंने मार्क किया यहाँ पे डब्बे में बंद किया है इसको बस ख्याल रखना है कि सर ऐसा ही होता है। डिटरमिनेंट लेते हैं कि एग्जांपल के लिए, मान लो बेटा यहाँ पे एक डिटरमिनेंट है। ये ग्रुप में इतना मैसेज क्यों करते हैं सब? मान लीजिए यहाँ पे ले लेता हूं मैं A B C X Y Z P Q R, ये मैंने मान लिया। मैं 2-3 प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं बेटा। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने सीखा रहेगा ना R1। अब देखो अभी गलती आप लोगों को ठहरा रहा हूं, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने सीखा रहेगा ये वाला। आप मुझे ये बताओ कि कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन सही है। R1 चेंजेस टू 2 into R1, R1 R2 changes to 2 into R3, R1 changes to 2R1 plus R2 plus R3, R1 changes to R1 plus 2R2 plus 2R3। बताओ कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे सही लगा रहा हूं मैं, बताइए। नंबरिंग देना है, 2 नंबरिंग दे देता हूं मैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बताओ कौन कौन सा सही है? फोर्थ। हाँ जी सर फोर्थ। 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 सेकंड वाला तो सर गलत है। फर्स्ट वाला सही है कि गलत? गलत सर सही है सर ठीक है फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वाला Second ठीक है, second सेकंड वाला गलत है, गलत है, second वाला, गलत। परफेक्ट। थर्ड वाला सही है सर, सही है। सही गलत? सर गलत है। R1 सिर्फ तो R1 तो नीचे है। तो थर्ड वाला सही है ना? यस Yes, सर, sir. ठीक है। तो बोलो फिर सही है सर। फोर्थ वाला सही है सर, फोर्थ वाला भी सही है। ठीक है। सेकंड वाला गलत है। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। सर सेकंड वाला। सर मेरे सर ने बोला था ना कि जो चीज का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो सर वो आना चाहिए। तो सर ये तो R1 था ना, यहाँ पे तो R1 आया ही। सर मैंने लेकिन देखा ना बोला था। चेंज वाला साइन मैंने सर ढंग से देखा शायद। सुन लो, आप सुन लो ना, ध्यान से सुनना। बच्चे गायब हो रहे हैं धीरे धीरे, मालूम नहीं क्या मंत्र पढ़ रहा हूं मैं। ये बेटा R1 है ना, तो यहाँ पे R1 दिखना चाहिए। आप ही लोग में किसी ने डायलॉग मारा था ना सर, अपना काम बनता भाड़ में जाए। मैंने नहीं बोला था सर। आपने ही बोला था ना, तो ये इसलिए गलत है कि आपने चेंज तो किया, R1 को चेंज तो किया है, लेकिन R1 के साथ ये 2 क्यों आया सर? ये गलत इसलिए हुआ। तो अगर बेटा आपने R1 को, बात को ध्यान से समझिए, अगर आपने R1 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया और R1 अकेला ही आया तो उसको जो मर्जी दो, खुश है। जैसे यहाँ पे R1 को चेंज किया, R1 अकेला ही आया तो उसके साथ जो मर्जी करो, खुश है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप कर क्या रहे हो कि सर R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, अलाउड है सर। सर R1 में 3 का डिवाइड कर रहे हैं, कर तो अलाउड है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब R1 के साथ कोई दूसरा बंदा आ जाए, R2 आ जाए, R3 आ जाए, अब R1 में आप किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे। बात समझ में आ गई? यस सर। तो अगर ये R1 है तो यहाँ पे R1 दिखना चाहिए, इसलिए मैंने इसको मार्क किया है। इधर RI है तो बेटा यहाँ पे RI होना चाहिए, यहाँ पे CI है तो यहाँ पे CI होना चाहिए। नो मैटर कि आपने RJ और RK के साथ क्या किया है,
तो यही चीज है कि अपना काम बंदा भाड़ में जाए जनता, आप लोगों ने बोला था। तो इनका काम बन गया, बाकी इन लोगों के साथ जो मर्जी करो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। इनके साथ टू मल्टीप्लाई करो, टू डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन और आप लोगों से पूछा हूं, मुझे बताइएगा कि ये सही है कि गलत है। ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2। क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं क्या? Can we add or subtract some constant in any row or any column? नहीं। We can only multiply or divide. ऐसा कोई रूल नहीं सिखाया गया कि आप R1 में किसी भी नंबर का एडिशन कर दो। ये सारी वो चीजें हैं, जब मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ा था तो मेरे को डाउट आया था। आप लोगों को बता रहा हूं, मे भी आप लोग भी मेरे जैसा अगर साधारण सा बच्चा होगे तो आप लोगों को भी डाउट आ सकता है। सर हमें भी आया था ये डाउट। आया था आप लोगों को? यस सर, हमने पूछा था सर से, तो सर ने बताया था कि ये प्लस नहीं होगा कोई भी, मतलब तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके ही। हाँ, बात वही है, सर ने सही बोला बिल्कुल। We can only multiply or divide by some non-zero constant. We cannot add some constant or subtract some constant. ये allowed नहीं है। और ये क्यों अप्लीकेबल होता है? क्योंकि बेटा अगर R1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने ऊपर देखा था कौन सा प्रॉपर्टी था, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, कि वो डिटरमिनेंट उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन, फैक्टर प्रॉपर्टी। फैक्टर प्रॉपर्टी जो जेई को सबसे ज्यादा प्यार है, जो आपको बेकार लगता है ना उसको उसी से प्यार होता है। पता नहीं क्यों, अजीब इंसान है वो लोग। आपको लगेगा ना सर ये मेरे को बहुत बेकार लग रहा है, अब उनको वही चीज अच्छा लगेगा। तो आप बोल सकते हो कि यार कैसा चॉइस है तेरा, बहुत गंदा। या आपने नाम सुना था बेटा फैक्टर प्रॉपर्टी का ना, लेकिन जेई से सवाल करता है। अच्छी बात क्या है इसमें कि बेटा इसके ऊपर बनने वाले 4-5 डिटरमिनेंट फेमस है। मैं इसको बोल सकता हूं कि इसके जो भी डिटरमिनेंट्स आएंगे स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट होते हैं और जो इनको आपको याद करना होता है। एक भी ऐसा डिटरमिनेंट मैं नहीं लिखूंगा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा। मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप उसी डिटरमिनेंट को आपने एनसीईआरटी मेथड से सॉल्व किया है, लेकिन मैं अब जो बताने जा रहा हूं, एक भी बच्चा भागना मत बता रहा हूं। 2 मिनट लेट हो जाए ना, 30 जन इधर बचे रहेंगे। भागोगे तो तुम्हारा लॉस होने वाला है। ऊपर में जो भी सीखा सब आता था आपको, ये वाला नहीं आता, इसलिए सीखना। तो स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। अब ये बोल क्या रहा है सर, वो सिखाओ। बोल ये रहा है बेटा कि अगर आपने कोई डिटरमिनेंट में वैल्यू पुट किया, लेट्स से कि आपने एक्स का वैल्यू अल्फा पुट कर दिया, आपने ए को बी पुट कर दिया, बी को सी पुट कर दिया, सी को डी पुट कर दिया, और डिटरमिनेंट उस वैल्यू को पुट करने के चलते 0 बन रहा है, तो x माइनस अल्फा फैक्टर हो जाएगा। अगर आपने a को पुट किया b और वैल्यू 0 बन रहा है तो a माइनस बी फैक्टर हो जाएगा। अगर आपने y को पुट किया z और डिटरमिनेंट 0 बन रहा है तो y माइनस z फैक्टर हो जाएगा। अब ये फैक्टर हो जाएगा सर, इसका मतलब क्या हुआ आप ये बताओ। इसका मतलब ये हुआ बेटू कि ये चीज उससे कॉमन निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इसको, मगर मैं अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं आपकी लैंग्वेज में तो मैं लिख सकता हूं वी कैन टेक x माइनस अल्फा कॉमन फ्रॉम डिटरमिनेंट। कॉमन फ्रॉम डिटरमिनेंट सिंपल वर्ड में अगर लिखना चाहे तो इसका मतलब ये होता है। सर इसका एग्जाम्पल दो, उसके बाद हम समझेंगे। बिल्कुल जी, एग्जाम्पल देते हैं बेटा आपके लिए, समझिएगा, काफी जरूरी है सबको समझना। क्वेश्चन लेते हैं। एक डिटरमिनेंट जो है वो है आपका 1 1 1, यहां पे ले लिया x y z और इधर ले लिया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा बेटू लोग। मैंने देखा कि सर x को y के साथ रिप्लेस कर रहा हूं। आप x को y के साथ रिप्लेस करके देखिए, रिप्लेस x और y, मतलब x का वैल्यू आप y पुट करके देखो तो बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको y, और यहाँ पे क्या दिख रहा है y स्क्वायर। क्या डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 बन रहा है? C1 C2 आइडेंटिकल बन रहे हैं कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है किसी का? यस सर, 0। समझो, जगे रहो, समझो, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में यहां से कंटिन्यू भी करने वाला हूं। फैक्टर थ्योरम को मैं 1 घंटा और समझाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने इसको रिप्लेस किया y से, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू बना 0, और 0 किस बेसिस पे बन रहा है सर? वही आइडेंटिकल प्रॉपर्टी कि इफ एनी टू रोज एंड एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। तो हमने ये देखा कि सर अगर x को y पुट कर रहा हूं तो c1 c2 आइडेंटिकल बन रहे हैं, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इस डिटरमिनेंट से, समझो बात को, इस डिटरमिनेंट से मैं x माइनस वाई कॉमन ले सकता हूं। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे समझिए। मेरा डिटरमिनेंट था बेटा लोग 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर एक काम करो, आप x को y पुट कर रहे हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 बन रहा है, क्यों नहीं आप y को z पुट कर रहे हैं? रखिए, तो भी तो 0 सर। देखो ये भी y को z पुट कर बेटा तो भी 0 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि y माइनस जेड इज अ फैक्टर, और अगर वो फैक्टर है तो वी कैन टेक कॉमन y माइनस जेड ऑल्सो। बिल्कुल सही जवाब। क्या आपके मन में कुछ और पुट करने को आ रहा है? नो सर, जेड माइनस z को x पुट कर दीजिए, z को x पुट करके देखिए, तो भी तो 0 बन रहा है। यस कर सर, तो x जेड माइनस एक्स हो जाएगा। तो भी 0 बन रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? x माइनस जेड माइनस एक्स इज अ फैक्टर, क्योंकि अपने z को एक्सपोर्ट किया है तो x इधर आएगा तो z माइनस एक्स बनेगा। तो ये हो जाएगा बेटू z माइनस एक्स भी फैक्टर है। सर कोई और फैक्टर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये मुझे बताओ। अब यहां पे लगेगा क्लास 9th का कॉन्सेप्ट कि बेटा इस डिटरमिनेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम डिग्री कितना आने की संभावना है? 3। सर वाई जेड से आप किसी को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। डिटरमिनेंट का डिग्री पहचानने का निंजा टेक्निक है बेटा कि आप कोई भी माइनर, इसी को क्या बोलते हैं, ये 2/2 का डिटरमिनेंट ही बोलोगे ना, माइनर को फैक्टर जो आप बोलना चाहे बोलिए, मल्टीप्लाई करके देख लो। वाई जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई कैसे होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग डिटरमिनेंट में, ऐसा ही मल्टीप्लाई करते हैं ना। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका आंसर मैक्सिमम डिग्री 3 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, वाई का डिग्री 1, जेड का डिग्री 2, तो आंसर इज 3, डिग्री 3 आ रहा है। किसी को भी मल्टीप्लाई करके देख लो। अब ये मत बोल देना कि सर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। अरे भैया वैसे तो मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो अब क्यों करोगे जबरदस्ती? मल्टीप्लाई तो ऐसे डायरेक्शन में अलाउड है ना, यूं। और मैंने आपको याद भी है वो डायलॉग बोला था कि आपके मन में अगर सवाल आए ना कि सर क्यों ऐसा, तो मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि आपकी शक्ल ऐसी क्यों है? क्योंकि भगवान ने बनाया है। तो डिटरमिनेंट में ऐसा मल्टीप्लाई क्यों होता है? क्योंकि डिटरमिनेंट जो बनाया उसने ऐसा ही डिजाइन दिया। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं सर? तो अब देखिए कि मुझे मालूम पड़ रहा है कि सर मैक्सिमम डिग्री 3 यहां से कॉमन आ सकता है। तो सर यहां पे तो ऑलरेडी 3 फैक्टर्स ला दिए हम लोग, तो डिग्री 3 था तो फैक्टर तो 3 ही बनेंगे। पॉलिनोमियल का डिग्री उसके फैक्टर को, जितना डिग्री उतने फैक्टर्स। पॉलिनोमियल फंक्शन में पढ़ाया था कि पॉलिनोमियल में जो हीरो होता है वो डिग्री होता है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उसके 3 रूट्स आएंगे। 3 रूट्स मतलब 3 फैक्टर्स पॉसिबल है, वो 3 नंबर से डिवाइड हो सकता है, और डिवाइड होने का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आता है। और यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है ना, डिटरमिनेंट 0 बन रहा है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर आ गए हैं, तो सर कॉमन तो अब कोई नहीं आएगा। अब जो भी कुछ बच जाएगा वो एक नंबर बच जाएगा। क्योंकि गलती से कोई बच्चा सोचा ना कि सर यहाँ पे अगर मान लो x बच गया, तो बेटा x कैसे बच जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री 4 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को एक कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को बेटा लोग रिप्लेस कैसे कर सकते हैं हम लोग? एक नंबर से। इस कांस्टेंट को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग एक नंबर से। वो नंबर क्या हो सकता है? k। इट कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, भगवान जानते हैं क्या होगा। Now the whole question is sir, how we will find the value of k? बस देश आजाद है, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। We can put 3 distinct numbers. x को आप 0 पुट कर दीजिए, y को आप 1 पुट कर दीजिए, z को आप 2 पुट कर दीजिए, आपकी इच्छा है पूरा। सर मैं 2 3 4 पुट करूंगा, कर लो। सर मैं 3 4 5 पुट करूंगा, कर लो। सर मैं 0 0 0 पुट करूंगा, अरे भैया मूर्ख थोड़ी हो आप। तीनों मैंने डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया है, इसका मतलब कि आप तीनों अलग अलग नंबर पुट करोगे। अच्छा ठीक है सर, तो पुट करने से फायदा क्या होगा? के का वैल्यू निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा जी।
इधर हो गया बेटा 1 1 1 0 1 2 0 1 4। राइट साइड में भी पुट कीजिए 0 -1 -1 1 -2 -1 2 -0 2 k का वैल्यू k। सॉल्व करके देखिए k का वैल्यू 2 आता है, k का वैल्यू सॉरी 1 आता है। सॉल्व करके देखेंगे k का वैल्यू 1 आएगा। सो वी कैन से कि द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज x minus y, y minus z और z minus x। ये इसका आंसर होता है। सर क्या इसको रटना पड़ेगा? बिल्कुल जी, रटना पड़ेगा आपको। सर इसमें एक सवाल दीजिए जो हम घर पे करके आएंगे। भरोसा तो है कर ही लोगे, सवाल तो मिलेगा ही। सवाल का दर्शन करा देता हूं आप लोगों को कि सवाल कहाँ गया। वो सवाल रहा बेटा यहां। ये रहा आपका आज के लिए होमवर्क। सिर्फ इसी क्वेश्चन को करके आना है। दिमाग लगाइए और आंसर लाइए। ज्यादा होगा तो केशव ने इसी क्वेश्चन का फोटो कल ग्रुप में भेजा था, ठीक है। यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, आप लोगों को बता दूं, ये डिग्री 2 नहीं होगा, ये डिग्री 3 होगा। यहाँ पे पता नहीं इतना गलती क्यों करते हैं बुक वाले। यहाँ पे डिग्री 3 होगा तो मैं 3 लिख देता हूं। सो हियर इट इज 3। अब ये सवाल बन गया, आप लोग इसको करके आएंगे, ठीक है बेटा लोग। यस सर। जगह है, कुछ लोग भागे कि नहीं भागे? 4 लोग भागे, बात ही नहीं सुनते। मैं लेफ्ट हो गई थी, मैं लेफ्ट हो गई हूँ सभी ग्रुप से। बेटा क्यों ऐसा? आपने पाप क्यों किया? सर जादू। आपने ग्रुप में लेफ्ट क्यों किया बेटा? किसी ने निकाल दिया आपको?